हाँ भाई, हाँ भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ भाई, फाइनल ईयर आज सिर्फ एक ही स्टूडेंट आई है क्या? बाकी सब कहाँ गए है? फाइनल ईयर आप लोगों के में जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था कल, वो था कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी, राइट? कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी। और कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी में हम लोगों ने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट की कल स्टडी की थी, जैसे साइन स्टिमुलस, है ना। इसी तरह से आप लोगों के में अब जो नया स्टिमुलस की हम बात करते हैं वो है केमिकल स्टिमुलस। ठीक है, कल ऑडिटरी स्टिमुलस समझ में आया था ना? कल लास्ट में जो एग्जाम्पल दिया था एक चिक और उसकी पेरेंट का, क्लियर था? बताइएगा कमेंट में। हाँ भाई, अब हम बात करते हैं केमिकल स्टिमुलस की। तो यहाँ पर किसी भी एनिमल को कोई भी रिएक्ट करने के लिए अगर कोई अभी प्रेरणा मिलती है, जो स्टिमुलस मिलता है, वो अगर स्टिमुलस केमिकल के थ्रू मिलेगा तो वो स्टिमुलस क्या कहलाता है? केमिकल स्टिमुलस। एग्जाम्पल बता देती हूँ, उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक टर्म फेरोमोन, ये टर्म मैंने आप लोगों को बताया था जब एपीकल्चर पढ़ाया था तब, है ना। ये कहा था कि एपीकल्चर में जब हम आर्टिफिशियल हाइव बनाते हैं, जो आर्टिफिशियल हाइव का डायग्राम बनाया था उसमें बताया था कि उसमें हम हर साल अपनी क्वीन को चेंज करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से एक केमिकल सीक्रेट करती थी जिसे हम फेरोमोन बोलते हैं, और उस फेरोमोन की वजह से ही उस कॉलोनी में जितने भी वर्कर्स होते थे वो उसकी बात मानते थे, उस क्वीन की। यही बात बताया था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने स्टिमुलस की, वो स्टिमुलस किस बेस पर है? केमिकल बेस्ड है। तो यहाँ पर हर एक एनिमल जो होता है वो अपने अंदर से एक केमिकल सीक्रेट करता है। ठीक है, अगर हम अपनी भी बात करें तो यस, हमारे अंदर से भी केमिकल सीक्रेट होता है। इसीलिए तो हर इंसान की जो होती है पसीने की बदबू बहुत अलग अलग होती है ना। हर इंसान के पसीने की बदबू अलग अलग होती है। इसी वजह से एक कुत्ता सभी इंसानों को आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सा भाई उसका मालिक है और कौन सा उसका मालिक नहीं है ना। तो क्योंकि हर इंसान में से अलग अलग केमिकल सीक्रेट होते हैं जो उसके साथ स्वेट ग्लैंड के साथ मिल जाते हैं और फिर वो आगे जाकर सीक्रेट होते हैं। क्लियर है? ये क्या है मैम? यस मैम, ठीक है। हाँ भाई, तो अब हम बात करते हैं अपने केमिकल स्टिमुलस की। ठीक है, तो समझ में आया केमिकल स्टिमुलस मतलब? अगर हम बात यहाँ पे किसकी की थी? अपने स्वेट की। तो स्वेट में भी तो क्या होता है? कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी से आउट होते हैं, जिसकी वजह से एक डॉग जो है वो नॉर्मली हमें आइडेंटिफाई कर देता है कि हाँ ये मेरा ओनर है और ये कोई स्ट्रेंजर है। क्लियर है? अच्छा, इसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे देती हूँ। आप लोगों ने जनरली देखा होगा कुछ हनी बी या वास्प, हनी बी मतलब मधुमक्खी, वास्प मीन ततैया जो होती हैं। ठीक है, आपने जनरली देखे भी होंगे। तो वास्प जो होते हैं, कोई भी अगर ह्यूमन उनके पास जाता है तो वो इन ह्यूमंस के स्वेट को स्मेल करके ही उसको डंक मारती हैं। ठीक है, कोई भी इंसान अगर इनमें से किसी के पास जाएगा
तो ये उसकी स्वेट को ही, उसके पसीने की बदबू को ही स्मेल करेंगी और क्या करेंगी, उसको डंक मारती हैं। तो डंक मारने को क्या बोलते हैं, स्टिंग। ठीक है, तो स्टिंग की जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होती है, उस पसीने की बदबू की वजह से होती है। तो ये सब चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पर केमिकल स्टिमुलस है ना, कि किस तरीके से कोई भी एनिमल जो है वो किसे आइडेंटिफाई कर सकता है हमें, या फिर हर ह्यूमंस में भी और हर एनिमल में भी कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जो उनकी बॉडी से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, ये फेरोमोन्स पर तो फाइनल ईयर आपके पूरा एक चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, चलिए उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, पूरा थ्योरेटिकल ज्यादा है। क्या नेक्स्ट है आपका सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। हाँ भाई, नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। इसका मतलब किसी भी एनिमल को अगर कोई भी स्टिमुलस उसके नॉर्मल साइज में ना मिलकर थोड़ा सा बड़े साइज में मिले। ठीक है, स्टिमुलस तो समझ गए होंगे, कोई भी अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो अगर वो देखने की वजह से आप कोई भी रिएक्ट करते हैं, ठीक, तो वो तो स्टिमुलस कहलाएगा। लेकिन सुपर नॉर्मल का मतलब होता है, एक होता है नॉर्मल स्टिमुलस, ठीक, जिसको देखकर आपका व्यवहार कुछ और होगा। लेकिन अगर हम उसी नॉर्मल को थोड़ा सा साइज में इंक्रीज कर दें तो वो जो कहलाएगा स्टिमुलस वो होता है सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है हैरिंगल। हैरिंगल एंड ग्रे लेग गूज। ठीक है, हम सुपर नॉर्मल स्टिमुलस की अगर बात करते हैं तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो दिया जाता है वो हैरिंगल और ग्रे लेग गूस पर ही दिया जाता है। ठीक है, इसमें जनरली होता क्या है, देखिए हैरिंगल के बारे में तो आप भी सब जानते हैं। कल मैंने एक बात बताई थी हैरिंगल के बारे में कि जब भी इनके बच्चों को भूख लगती है तो वो क्या करते हैं, इनकी चोंच होती है पीले रंग की पर लाल रंग का धब्बा पाया जाता है और उनको भूख लगने पर वो उस लाल रंग के धब्बे पर ही टप 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 करते हैं। ठीक है, क्लियर था। अब हम जनरली करते क्या है इसमें, यहाँ हम बात कर रहे हैं सुपर नॉर्मल स्टिमुलस की। तो यहाँ पर जब हम हैरिंगल या फिर ग्रे लेग गूस को, ठीक है, ये दोनों अगर जब भी एग ले करेंगे, अंडे दिए इन दोनों ने, ठीक है, एग ले की प्रोसेस के बाद, तो अब होता क्या है, हम इन दोनों के ही अंडों के साथ में कुछ बड़े साइज के अंडे रख देते हैं। ठीक है, हमने सॉरी हमने किया क्या, हमने यहाँ पर जो हैरिंगल और ग्रे लेग गूस जो था उनके जो एग उन्होंने ले किए थे, हमने उनके एग के साथ में ही बड़े साइज के अंडे रख दिए। तो अब होता क्या है, जब हैरिंगल ने और ग्रे लेग गूस ने इन्हें देखा, इन अंडों को जो इनके साइज से थोड़े से बड़े थे, एक तो होते हैं नॉर्मल अंडे, ठीक है, जो इनका नॉर्मल साइज था, ठीक है, लेकिन हमने इन्हें स्टिमुलस देना था, वो भी कैसा स्टिमुलस, सुपर नॉर्मल, जो नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा था। तो ये नॉर्मल से थोड़े से हमने बड़े लिए थे। ठीक है, तो जैसे ही इन बर्ड्स ने क्या देखे कि थोड़े से बड़े साइज के यहाँ पर एग्स हैं, तो इन्होंने अपने एग को तो इंक्यूबेशन की प्रोसेस नहीं की, वो इनके लिए इंक्यूबेटर करने लगे। ठीक है, वो इन दोनों पर बैठकर इंक्यूबेशन की प्रोसेस करने लगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उनके पास में यहाँ जो एक स्टिमुलस मिला था वो थोड़े बड़े साइज का था, है ना, जो एक नॉर्मल साइज का अंडों का, तो उनको लगा ये थोड़ा सा कुछ अलग है, थोड़ा सा अच्छा है ये लगता है। तो ये सब चीज सोचते हुए उन्होंने क्या किया था, हैरिंगल और ग्रे लेग गूस ने, उन्होंने इसमें इंक्यूबेशन की प्रोसेस की थी, जबकि अपने एग को छोड़ दिया था। क्लियर है, ठीक है, तो ये हैरिंगल और ग्रे लेग गूस पर ही हम किसका अपनाते हैं, सुपर नॉर्मल स्टिमुलस को। ठीक है,
इसी की तरह से हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और ये एग्जाम्पल भी हम लेते हैं हेयर एंगल पर। आप लोगों ने जनरली कल देखा था ठीक है, ये पीले रंग की चोंच पर लाल रंग का धब्बा था उस पर, ठीक है। तो अब होता क्या था कि हेरिंगल के उस पर जैसे बच्चों को भूख लगती थी, इनके जो इन्फेंट्स होते थे, बच्चे जो थे, उन्हें भूख लगने पर वो इस स्पॉट पर ही क्या करते थे, टक 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 की आवाज करते थे, है ना। लेकिन होता क्या था कि जैसे ही उन्होंने टक टक की आवाज की थी, इनके पेरेंट्स को पता चल जाता था कि देखो मेरे बच्चों को भूख लग रही है, इसीलिए वो क्या करते थे, अपने बच्चों को, इन्फेंट्स को खाना प्रोवाइड कराते थे। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, उनके अपने इस सुपर नॉर्मल स्टिमुलस के लिए, ये जो नॉर्मल हेरिंगल होता है, ठीक है, इन्होंने इसके कुछ मॉडल्स बनाए थे। मॉडल्स कैसे बनाए, ये जो चोंच होती है, ठीक है, एक नॉर्मल साइज की होती है, तो उन्होंने इस चोंच को थोड़ा सा बड़ा कर दिया था। कैसे बड़ा किया, अप्रोक्स कुछ, ठीक है, देख सकते हैं आप। उन्होंने कुछ का तो खैर साइज, ये जो कुछ मॉडल्स बनाए थे उसमें सुपर नॉर्मल स्टिमुलस देने के लिए उसमें चोंच का जो साइज था वो थोड़ा बड़ा कर दिया था, और साथ में इन चोंच पर कहीं कहीं कुछ व्हाइट कलर की धारियां भी बना दी थी, ठीक है, व्हाइट लाइंस बना दी थी, जिसकी वजह से हुआ क्या, अब साइंटिस्ट जो थे वन बाय वन अपने इन मॉडल को उठा के लेकर गए उन बच्चों की तरफ, और जब इन बच्चों की तरफ उन्होंने इसकी चोंच को किया है, तो इतनी बड़ी चोंच देखकर बच्चों को एक स्टिमुलस मिला, ठीक है। वो स्टिमुलस क्या था, सुपर नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल से थोड़ा सा वो बड़ा था, सुपर था, ठीक है। तो सुपर नॉर्मल स्टिमुलस देने के लिए ही साइंटिस्ट ने क्या किया था, उनकी चोंच को थोड़ा सा बड़ा कर दिया था। तो अब जब बच्चों ने इसको देखा तो उन्होंने इसको ज्यादा बार थपथपाया है, ठीक है। जब उन्होंने अपने बी नंबर के मॉडल को दिखाया बच्चों को, तो बी नंबर पर भी भले ही सफेद धारियां बनी हुई थी, उन्होंने इस पर भी सबसे ज्यादा बार टक 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 थपथपाया, ठीक है। तो साइन, और जबकि उनके पास जब खुद की जो नॉर्मल साइज की वो दिखाई गई, तो उन्होंने कंपेयर जब किया साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने ये कंपेयर किया कि जब हमने उनके बच्चों को सुपर नॉर्मल स्टिमुलस दिया था, तो उन्होंने इन पर ही सबसे ज्यादा बार थपथपाया था, ऐसे टक 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 जो होता है, टैप करने की जो प्रोसेस होती है, जो टैपिंग सबसे ज्यादा जो इसने की थी वो इसी पर हुई थी, सुपर नॉर्मल स्टिमुलस पर। क्लियर है अब, सुपर नॉर्मल स्टिमुलस क्लियर हुआ फाइनली है। कोई परेशानी है इससे रिलेटेड तो पूछें आप। नो, ठीक है, ग्रेट। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो आता है IRM। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ IRM। IRM क्या होता है क्लास, IRM इज innate releasing मैकेनिज्म, ठीक है। IRM की फुल फॉर्म क्या होती है, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। इसमें होता क्या है, ये IRM जो होता है, एक तो सबसे पहले ये नाम से पता चल रहा है, दिस इज अ इनेट,
ठीक है। इनेट मतलब इनबॉर्न, जन्म से ही होगा जो, ठीक है। साथ में दिस इज अ स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मीन होता है जैसे इनके पेरेंट्स करते आए थे सिमिलरली वो भी इसी टाइप का बिहेवियर शो करेंगे। तो ये भी क्या होते हैं, स्टीरियो बेस्ड होते हैं, स्टीरियोटाइप होते हैं। और साथ में दे एक्ट एज लॉक एंड की और मीडिएटर बिटवीन SS एंड फैप। ठीक है, मतलब एक तो ये इननेट होते हैं, इनबॉर्न होती है इनमें ये स्पेशलिटी IRM की। साथ में वो कैसे होते हैं, स्टीरियो बेस्ड होते हैं, स्टीरियोटाइप होते हैं। और ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, लाइक अ मीडिएटर, किस किस के बीच में, SS एंड फैप। ठीक है, तो जरा जान लेते हैं। पहली बात अगर हम बात करें IRM के बारे में, तो ये कहना कि ये इनबॉर्न होता है, हमेशा जो शुरू से करते आए हैं वही होगा, तो ये कहीं कहीं गलत हो जाता है। किसी किसी केसेस में हम क्या करते हैं, ये कहीं कहीं एक्वायर्ड भी होता है। एक्वायर्ड मीन होता है जो हम बाद में अपने जन्म के साथ बाद में सीखते हैं। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सिर्फ आवाज करना जानता है, बोलना नहीं जानता। ठीक है, तो यहाँ पर उसे बोलना क्या है, उसका भाषा का जो ज्ञान होता है, लैंग्वेज जो बताई जाती है वो एक्वायर्ड होती है, वो इनबॉर्न नहीं होती है ना, कि उसको बोलना क्या है, ये सब चीज जो है वो उसको यहाँ पर बताई जाती है। हाँ क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्वायर्ड समझ में आया सभी को कि एक्वायर्ड मतलब क्या होता है। एक्वायर्ड हम लोग जब जन्म के बाद में, बर्थ के बाद में जो जो चीज अपने अनुसार सीखते हैं, ठीक है। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या करेगा, वो चलना नहीं जानता, वो धीरे धीरे सीखता है। ठीक है, तो वो उसका एक्वायर्ड है। साथ में एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे देती हूँ। जैसे अगर आप किसी एक एनिमल को, सपोज कीजिए आपने एक टोड को लिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको फ्यूचर में भी सुनने को मिलेंगे, जरा क्लियर कर लीजिए। टोड को आपने लिया कभी, ठीक है, आपने उसको कभी खाने के लिए सपोज कीजिए मिलीपीड दे दिए, मिलीपीड आपने उनको क्या दिए, खाने के लिए दिए। तो सबसे पहले होगा क्या, टोड का ये बिहेवियर होता है कि उसके सामने जो भी कोई एक इंसेक्ट आए या कुछ भी आता है, फटाफट से उसको जीभ से पकड़ लेता है, उसको खाने की कोशिश करता है। ये उसका एक बेसिक कैरेक्टर है, ये उसका स्टीरियोटाइप कैरेक्टर है, ठीक है, टोड का। लेकिन होता क्या है, जैसे ही उसने किसी मिलीपीड को या फिर किसी वास्प को, हम यहाँ वास्प भी ले सकते हैं, ठीक है, हमने किसी वास्प को भी अगर उसने, जैसे कहीं बैठा हुआ है वास्प और टोड ने अपनी स्टीरियो बेस्ड कैरेक्टर के माध्यम से ही क्या किया, उस वास्प को फटाफट से अपने मुंह में रख लिया, तो होगा क्या, ये वास्प जो होगी वो उस पर स्टिंग मारेगी, उसकी टोड की जो होगी टंग, ठीक है, तो वो फटाफट से उसको वास्प को बाहर निकाल देगा, अपने मुंह से बाहर निकाल देगा ना। तो होगा क्या, अब नेक्स्ट टाइम, अब जब नेक्स्ट टाइम वो किसी वास्प को या मिलीपीड को देखेगा तो जनरली वो उसको कभी खाएगा नहीं, क्योंकि उसको वो चीज याद है, उसने वो चीज एक्वायर कर ली, उसने ये चीज लर्न कर ली, ये चीज उसने सीख ली है कि अगर उसने मिलीपीड या वास्प को खाया तो क्या होगा, उसको डंक मारा जाएगा या फिर वो अपने कुछ टॉक्सिन्स छोड़ेगी उसके मुंह में, जिसकी वजह से वो क्या होगा, उसको बाहर ही निकालना पड़ेगा। तो कभी गलती से भी नहीं खाएगा इनको, तो वो है ना। तो कुछ चीजें तो बच्चों में या किसी भी एनिमल में इननेट होती हैं और बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो एक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अपने IRM की। तो IRM एक तो इननेट भी होता है और साथ में कुछ उनमें लर्न भी होता है आफ्टर बर्थ। जन्म के बाद ही बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, हमसे बच्चों के ही क्यों कहें, तो बहुत सारे एनिमल्स वो भी क्या करते हैं, जन्म के बाद में सीखते हैं बहुत सारी चीजें।
IRM स्टीरियोटाइप होता है, ठीक है, और वो मीडिएटर का काम करता है। अब चलो आ जाते हैं हम मीडिएटर पर, अपने इस पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। मीडिएटर कैसे होता है? मीडिएटर है ये SS एंड फैप के बीच में, ठीक है। अभी कैसे है, पहले तो इसे करते ही, दिस इज अ हाँ भाई, यहाँ ये जो SS होता है वो होता है आपका साइन स्टिमुलस, IRM इज ए इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म एंड फैप इज ए फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। आपको इन दोनों के बारे में तो कल बता दिया गया था, ये आपका टॉपिक अब बताया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये कहा जाता है IRM जो होता है वो SS और फैप के बीच में मीडिएटर का काम करता है। कैसे करेगा? सपोज करो आपने कोई भी चीज देखी, ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ ले लेती हूँ। आप कोई भी एनिमल है, यही ले लेते हैं चलो, टोड का, ठीक है। टोड ने क्या किया? टोड ने सबसे पहले वास्प को देखा, यहाँ उसको देखते ही साइन स्टिमुलस हुआ, ठीक है। उसने जैसे ही वो उस वास्प को देखेगा तो उसको क्या मिलेगा? एक साइन स्टिमुलस मिलेगा, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइम केस की, जब उसने उसको खा लिया था तब किया, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जैसे ही उसने उसको देखा, ठीक है, तो होता क्या है, वो उसको खाता है अपनी स्टीरियोटाइप कैरेक्टर की वजह से। जो फैप होता है, फैप मतलब क्या होता है? फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। किसी भी चीज को देखकर जो भी एनिमल एक फिक्स्ड पैटर्न रहता है उसको फॉलो अप करता है तो फैप कहलाया जाता है, ठीक है, तो सभी को पता है। तो यहाँ पर जो फैप है, क्लियर हुआ किस तरीके से फिक्स्ड एक्शन पैटर्न हुआ, ठीक। उसके बाद में हम करते क्या है क्लास, ये जो IRM होता है, ठीक है, ये आपका बेस्ड होता है CNS बेस्ड। किस पर बेस्ड होता है? ये CNS बेस्ड होता है। तो CNS बेस्ड मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और ये होता है आपका ब्रेन में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ होता है? ब्रेन में। ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यही होते हैं, ठीक है, दोनों। तो हम बात कर रहे हैं CNS में, जिसमें कुछ नर्व्स आपकी जाती हैं। तो CNS में जैसे ही उसने किसी वास्प को देखा था, ठीक है, तो वास्प को देखते ही उसके ब्रेन में जो नर्व्स थी उन्होंने क्या किया? एक सर्कुलेट किया, उन्होंने कुछ ना कुछ मैकेनिज्म किया होगा जिसकी वजह से उसने उसको वास्प को खाया था, है ना। उसको बताने वाला, भाई हम कुछ भी काम करते हैं, हम क्यों कर पाते हैं कोई भी काम? जस्ट बिकॉज हमारा माइंड, हमारा ब्रेन हमें वो चीज इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, इसीलिए कर पाते हैं। अगर मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैंने यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल ही क्यों लिया, कोई दूसरा क्यों नहीं लिया? तो ये सब चीजें जो होती है हमारे माइंड से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो हम कोई भी प्रतिक्रिया, हम कोई भी रिएक्शन दर्शाते हैं अगर, ठीक है, हम कोई भी रिएक्शन शो करते हैं तो उसके लिए IRM इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो चीज हमारी ब्रेन से रिलेटेड होती है, कोई भी रिएक्शन, क्लियर है। तो जब कोई चीज हमारी ब्रेन से रिलेटेड है तो हम डायरेक्ट साइन स्टिमुलस को देखकर डायरेक्ट फैप के प्रोसेस पर नहीं जाएंगे, बीच में जो आता है वो होता है IRM। क्लियर हुआ यहाँ पर? ठीक है। अब क्या होगा, ये था फर्स्ट केस, ठीक है। अब हम आ जाए सेकंड केस पर। सेकंड केस पर जैसे ही टोड ने वास्प को देखा था, ठीक है, देखना, वास्प को देखना उसका साइन स्टिमुलस है। अब नेक्स्ट उसके माइंड में ये बात चली, अब उसको याद आ गया कि फर्स्ट केस में क्या हुआ था, उसने उसमें स्टिंग मारा था, ठीक है। तो वो कभी भी फैप की प्रोसेस नहीं अपनाएगा, या कभी नहीं अपना सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बीच में ये जो प्रोसेस को करने के लिए या जो रिस्ट्रिक्ट कर देता है वो IRM ही होता है। क्लियर है यहाँ पर IRM? फाइनल ईयर क्लियर हो गया बेटा?
चलिए बताइए कमेंट्स में कोई परेशानी होती है तो, ठीक है। तो यहाँ पर IRM जो है वो इस तरह से बीच की कड़ी माना गया है। क्लियर। नेक्स्ट बात हम करते हैं ASE। ASE क्या होता है? दिस इज अ एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या होता है फाइनल ईयर, ये ASE। अच्छा पहली बात तो ये कि आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म बताई जा रही है, इसे जरूर याद रखें आप। जैसे कि कभी कभी आ जाता है, क्वेश्चन आ जाएगा, राइट अबाउट IRM एंड ASE, ठीक है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए IRM क्या होता है और ASE क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है, ये नहीं सिर्फ फुल फॉर्म याद रख कर आ गए आप, तो शॉर्ट फॉर्म भी थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं आपके एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी पर। ये जो आपकी एनर्जी होती है, ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक होती है। कैसे स्पेसिफिक होती है? आपने कोई भी साइन स्टिमुलस देखा, ठीक है, आपको कोई भी स्टिमुलस जो मिला है वो साइन बेस्ड है, ठीक है। उसकी वजह से आपने क्या किया था? फैब किया था, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न की रिएक्शन दिखाई थी। अब ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को दिखाने के लिए हम जिस एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है, उसे ही हम ASE के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? एक बार फिर बात को रिपीट कर देते हैं कि ASE क्या होता है। ASE हमारी किसी भी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को या किसी भी रिएक्शन को दिखाने के लिए, उसको रिप्रेजेंट, उसको शो करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है उसे ही हम ASE के नाम से जानते हैं। हो गया क्लियर? अब ASE क्या होता है इसको भी हम कुछ एक लाइन डायग्राम से शो कर सकते हैं। कैसे? जो अभी दिखाया था, साइन स्टिमुलस, IRM, फैप, ठीक है। अब डायरेक्ट फैप पर पहुंचने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक एनर्जी दिखानी पड़ेगी, तो जो कि क्या होती है? ASE, ठीक है, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। क्लियर हुआ ये? अब इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी एनिमल क्या करेगा? एक साइन स्टिमुलस की प्रोसेस की उसने, ठीक है, उसने कोई भी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं जिसमें जो आपका स्टिमुलस है वो देखने पर से काम करेगा। तो यहाँ किसी भी एनिमल को अगर कोई स्टिमुलस कैसा है? साइन स्टिमुलस है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? उसका ब्रेन उसको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्ट जरूर करेगा कि ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये सपोज करो उसने बोला यस तुम इस चीज को खा लो। जैसे तुमने कुछ खाना देखा, तुम भूखे थे, तुम्हारे सामने खाना आया, ठीक है, तुमने उसको देखा, ठीक। अच्छा फाइनल ईयर पहले रिविजन कर लीजिए प्लीज, सर जी ये स्टार्ट करेंगे।